नमस्कार दोस्तों। तो इस लेक्चर में हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे और जो प्रीवियस लेक्चर में हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी को देखा, तो इस लेक्चर में हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में समझेंगे। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का सिंपल सा मतलब ये है कि जो हम ट्रेडिशनल तरीके से गुड्स का प्रोडक्शन करते थे, उसकी जगह पे हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, मशीनरी का यूज़ करके गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे। दैट इज़ कॉल्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो इसको हम दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, बिफोर फ्रीडम और आफ्टर फ्रीडम। बिफोर फ्रीडम वाली चीज़ें सिर्फ हमारे लिए एक नॉलेज बेसिस पे ठीक है कि हम इसको जान जाएँ एक ओवरव्यू टाइप से कि बिफोर फ्रीडम भी कुछ चीज़, और आफ्टर फ्रीडम के बाद वाली चीज़ जो है वो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बिफोर फ्रीडम वाले में हम जो ब्रिटिश एरा में जो भी कुछ हुआ वो सब समझेंगे, और जो अब आप जानते हैं कि उस उन्होंने कितना ही डेवलप तो उनके काम का था। चाहे वो रेलवेज़ का हो, चाहे वो इरिगेशन के लिए कुछ भी हो, चाहे वो कोई मिल लगाना हो, चाहे वो माइन्स हो, वो सब कुछ उन्होंने अपने काम के लिए किया, अपने फ़ायदे के लिए किया। तो समझते हैं बिफोर फ्रीडम क्या सीन था। बिफोर फ्रीडम आप देखेंगे कि 1772, 1832, फिर 1854, 1855, 1907, 1937, इस समय तक कुछ इन्होंने डेवलपमेंट किया। उसमें देखिए हम देखते हैं कि फर्स्ट कोल माइन जो है हमारी पुरानीगंज में वेस्ट बंगाल में एक्सकेवेशन हुआ। फिर फर्स्ट रेशम की मॉडर्न मिल जो है वो भी वेस्ट बंगाल में स्टेप, वेस्ट बंगाल में बड़ी कॉलोनी थी इनकी। फिर वेस्ट बंगाल में ज़्यादातर इंडस्ट्रियलाइजेशन का काम हुआ, बाकी सूरत पे हुआ, बाकी गुजरात में, महाराष्ट्र में, इन जगहों पे, मुंबई में। फिर 1854 में आप देखेंगे कि फर्स्ट सूती कपड़ा की जो मिल है वो कहाँ लगी? मुंबई में, जिसे कवासजी डावर ने स्टैब्लिश किया। फिर 1855 में आप पाएंगे कि जूट इंडस्ट्री, ये भी वेस्ट बंगाल में हुई, आज भी है यहाँ पे, ये जूट का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। और 1907 में आप देखेंगे कि टिस्को स्टैब्लिश हुआ बाई जमशेदजी टाटा, ठीक है। और ये कहाँ पे हुआ? ये आपका कहाँ हुआ? जमशेदपुर में हुआ, ठीक है। फिर प्रेजेंटली ये आपको कहाँ पड़ेगा? बिहार में पड़ जाएगा। फिर 1937 में आप देखेंगे कि 1937 में फर्स्ट एल्यूमिनियम कारखाना वेस्ट बंगाल के आसनसोल में, फर्स्ट एल्यूमिनियम कारखाना वहाँ पे वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो ये बिफोर फ्रीडम का सीन था। अब आफ्टर फ्रीडम में क्या हुआ कि हमें, अब आफ्टर फ्रीडम ये था कि आप देखिए जो 1947 में हम आज़ाद हुए, शुरू में तो हमारे खाने के वांदे लगे थे, तो खाने के वांदे हो रखे थे, तो हमें हमारा सारा फोकस, हम जो है एग्रीकल्चर पे फोकस करें ताकि हम फूड पे डिपेंडेंसी हम अमेरिका वगैरह या फिर और देशों पे न रखें। आत्मनिर्भर बने कि हम इतना उगा लें कि हम खुद ही खा लें बाहर से। लेकिन इंडस्ट्रीज भी ज़रूरी है क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा थी, तो जॉब चाहिए, सब चीज़ें चाहिए, वो सब इंडस्ट्रीज से ही हो। तो कई तरीके से 5 ईयर प्लान के माध्यम से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात, स्कीम बना करके, लॉ के द्वारा, पॉलिसी के द्वारा, और अन्य कुछ चीज़ें वो भी समझें। तो आपको पता होगा कि 1951 में आपको पता होगा कि 5 ईयर प्लान जो है आना शुरू हुआ वाया योजना आयोग, जो आज 1 जनवरी, आज नहीं मतलब 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग के रूप में प्रतिस्थापित हो गया। अच्छा, तो ये 5 ईयर प्लान जो बना, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या हुआ, फिर और दूसरे 5 ईयर प्लान, देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें क्रोनोलॉजी है। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तो ठीक है, ये इस टाइम पे हुआ, ठीक है ना। लेकिन जो फोर्थ है, फिफ्थ है, ऐसा इनका वो सेगमेंट, जो इनका टाइम पीरियड है इसका, इस फोर्थ मतलब ये नहीं कि 1980 के समय पर, ठीक है। तो फोर्थ इसमें सीरीज लिखा हुआ है ऐसा। तो 1951-56 में फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी, सॉरी 1951-56 में जो हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान लाया, तो उसमें क्या था, 51-56 में सूती कपड़ा, चीनी, चमड़ा, इन सब चीज़ों पे फोकस किया है, इन सब चीज़ों को लेकर के, ठीक है। और कृषि तो था ही कि कृषि को डेवलप करना है, लेकिन इंडस्ट्रीज़ के लिए सूती कपड़ा और चीनी मिल और चमड़े की, इन सब चीज़ों पे फोकस किया गया। तो 56-61 के बीच में स्टील प्लांट लगे, तो आप पाएंगे जैसे राउरकेला जो है, ये कहाँ पे है आपका? ये उड़ीसा में आपका पड़ता है राउरकेला। और ये किसकी सहायता से इस्टेब्लिश किया गया?
जर्मनी की सहायता से। ये क्या है, राउर स्टील प्लांट है। फिर भिलाई आया, तो भिलाई वर्तमान में कहाँ पे है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, रायपुर से 20-25 किलोमीटर पड़ता है ये। तो भिलाई इस्टेब्लिश हुआ, तो भिलाई किसकी सहायता से इस्टेब्लिश हुआ, रूस की सहायता से हुआ। अच्छा, फिर उसके बाद दुर्गापुर इस्टेब्लिश हुआ, तो दुर्गापुर ये कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है। ये किसकी सहायता से इस्टेब्लिश हुआ, ब्रिटेन की सहायता, ठीक है। फिर 61-66 में जो थर्ड 5 ईयर प्लान चला, इसमें बोकारो स्टील प्लांट इस्टेब्लिश हुआ। इसको किसकी सहायता से इस्टेब्लिश किया गया, बोकारो कहाँ पे है, बोकारो झारखंड में है या उड़ीसा में है, बोकारो में भी झारखंड में है, बाकी चेक कर लेंगे। तो झारखंड में है, और इसमें जो है ये मतलब बोकारो वाला और भिलाई वाला ये दोनों रूस की साइड, ठीक है। फिर भेल इस्टेब्लिश हुआ 1964 में, ये ब्रिटेन की सहायता इस्टेब्लिश हुआ, ये भोपाल में है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो इस टाइप से ये सब चीज़ें डेवलपमेंट हुआ। फिर 1980 से 85 के बीच में क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का विकास तेजी से, और कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर, इन सब के विकास में ज़्यादा जोर दिया गया। आप पाएंगे कि 85 से 80 से 85 का समय जो था, 84 में इंदिरा गांधी की डेथ हुई, और 85 के आसपास में राजीव गांधी आ गए। उन्होंने कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत काम किया। फिर 92-97 में एलपीजी का दौर आ गया। 1991 में आपको पता है कि एलपीजी रिफॉर्म आया, और उस एलपीजी रिफॉर्म के बाद हमारी इकोनॉमी कैसी हो गई, ओपन हो गई, तो एफडीआई का फ्लो अच्छा खासा बढ़ा। दूसरा कि जो फॉरेन इंडस्ट्री थी वो इंडिया में आकर के काम करना शुरू हुई, तो और तेज़ी से डेवलपमेंट हुआ। फिर जो 2012 से 17 के बीच में 12 5 ईयर प्लान आया, जिससे मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का विस्तार हुआ तेज़ी से, रोजगार सृजन पर बल दिया गया, ठीक है। तो ये 5 ईयर प्लान के माध्यम से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ध्यान में दिया गया। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद हम अगर देखें लॉ के द्वारा, तो कुछ लॉ बने तो कैसे लॉ बने, जीएसटी बना। तो 1 जुलाई 2017 से जीएसटी आ गया। तो आपको पता होगा कि जीएसटी 1.0 इसी समय चला, और 2.0 अभी 22 सितंबर 2025 से 2.0 लागू हुआ। इसमें क्या था, 0, 5, 12, 18, 28, 40 इतनी सारी दर थी। इसमें क्या कर दिया, 5, 18, 28, ठीक है, 28 घटा दिया, 5, 18 और 40% लगता है लेविस चीज़ों पे, जैसे आप अगर डिफेंडर कार खरीद रहे हैं तो, ठीक। तो इससे क्या हुआ कि अब किसी को इंडस्ट्री लगानी है तो भाई ऐसा ना हो कि उसके आधे पैसे टैक्स में ही चले जाएं, तो इसलिए जीएसटी में रियायत दी गई, ठीक है। जीएसटी से कर लाया गया, तो बहुत सारी जीएसटी इज अ काइंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, तो बहुत सारे जो इनडायरेक्ट टैक्स थे इसमें सब मर्ज हो गए, कस्टम छोड़ के, एक्साइज छोड़ के, ठीक है। फिर सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 आया, ठीक है, कांडला में आप देखेंगे कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया। इसके अलावा पीथापुर वगैरह में है, ठीक है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होते हैं, ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे एक ही जगह पे आप सारे माल ले आए, फिर यहीं से एक्सपोर्ट हो जाए, फिर यहीं से सब कुछ हो जाए, तो ये इस तरीके का सुविधा प्रोवाइड कराते हैं। फिर फेरा की जगह फेमा आया, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन की जगह मैनेजमेंट होना शुरू हुआ, जो, तो फेरा की जगह फेमा आ गया। अच्छा, पीएलआई, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स आई। इसमें क्या, इसमें इसके माध्यम से भी ऐसा हुआ कि जो इंडस्ट्रीज हैं उनके डेवलपमेंट को बहुत प्रोत्साहन मिला। फिर रुपए की पूर्ण परिवर्तन व्यवस्था की अवधारणा आई। इसमें क्या किया गया कि भाई आप इनका डिवैल्यूएशन कर सकते हैं, ताकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के दौरान ज़्यादा दिक्कत नहीं आए, ठीक है। फिर कंपनीज एक्ट जो 1956 में था, उसका 2013 में दूसरा कंपनीज एक्ट बना, मतलब संशोधन हुआ पुराने वाले में, ठीक है। फिर 100% एफडीआई की अनुमति बहुत सारे फील्ड में दी गई। जैसे अभी आप देखेंगे कि इंश्योरेंस के फील्ड में 100% एफडीआई है, लेकिन वो इंडस्ट्रीज के अंदर नहीं है, एज अ नॉलेज बता। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे बहुत सारे एक्ट हैं, जैसे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, ठीक है ना। तो इसमें क्या, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट था, मिनिमम पेमेंट एक्ट था, मिनिमम वेजेस एक्ट था। इसके अलावा आपका बोनस एक्ट था। इसके अलावा आपका जो, हाँ, पेमेंट ऑफ वेजेस हो गया, मिनिमम वेजेस हो गया, और बोनस हो गया, ठीक है। और इसके अलावा एक और है, वो मुझे याद क्यों नहीं आ रहा, तो वेजेस, मिनिमम, बोनस, और ठीक है एक और होगा। इन सबको मर्ज करके वेज कोड बना दिया गया 2020 में, ठीक है। फिर ऐसे ही ट्रेड यूनियन का एक्ट था,
ठीक है, उसको मर्ज कर दिया गया, मर्ज करके कोड बना दिया गया। और इसके अलावा जैसे कि सोशल सिक्योरिटी को लेकर के जो बहुत सारे एक्ट थे, मैटरनिटी बेनिफिट हो गया और आपका ईपीएफओ वाला एक्ट हो गया, ठीक है, प्रोविडेंट फंड, पेंशन, इंश्योरेंस, ये सब जो हो गया, इन सबको मर्ज करके एक एक्ट बना दिया, एक ही एक्ट बना दिया गया। तो जो 20-25 अलग अलग लेबर लॉज थे उनको मर्ज करके एक 3-4 अलग अलग बस बना दिए गए कोडिफिकेशन करके। जैसे भारत न्याय संहिता बनी ना, IPL उसकी जगह, की जगह जो आपका दंड संहिता थी, उसकी जगह भारत न्याय संहिता बन गई। तो इसी तरीके से इनको अलग अलग जो वेजेस के एक्ट थे, अलग अलग सिक्योरिटी के एक्ट थे, अलग अलग जो फैक्ट्रीज के एक्ट थे, उन सबको मर्ज करके पर्टिकुलर एक्ट्स बना दिए गए, कोड बना दिए, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे कि नीतिगत पॉलिसी के माध्यम से तो कुछ पॉलिसियाँ बनाई गई, जैसे कि आप पाएंगे कि जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में, तो 1948 में आई थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, पहले आत्मनिर्भरता पे फोकस किया गया था, 4 अलग पब्लिक सेक्टर के लिए, पब्लिक प्लस प्राइवेट के लिए, इसके अलावा अन्य के लिए, और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज करके 4 सेगमेंट बनाए गए। तो 56 में आया, तो इसको आर्थिक संविधान भी बोलते हैं। इसमें अनुसूची ए, अनुसूची बी और अनुसूची सी करके 3 बनाई गई। इसमें अनुसूची ए में सिर्फ जो पब्लिक सेक्टर है वही काम कर सकता है, जैसे रेल परिवहन हो गया, परमाणु हो गया। उसके बाद जो अनुसूची बी है उसमें पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों मिलकर काम करेंगे और विनियमन रहेगा पब्लिक सेक्टर का। और सी, तो ए और बी दोनों में नहीं आते हैं, ऐसा काम सी कर लेगी, और सी जो है प्राइवेटाइजेशन काइंड ऑफ चीज, ठीक है। 1977 में जनता पार्टी की जब सरकार बनी, इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई, तो जनता पार्टी ने अपनी जो गांधीवादी आदर्श था उसको फोकस करते हुए लघु कुटीर उद्योग पे ज़्यादा फोकस किया। फिर 80 में वापस इंदिरा गांधी आ गई, तो उन्होंने 80 में अपनी पॉलिसी बदली। फिर 1991 में LPG का दौर आ गया, क्यों? क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो, ठीक। तो ये आप लिख सकते हैं। फिर संगठनिक माध्यम से, तो संगठनिक माध्यम से ये है, ठीक है, ये आपका स्कीम्स हो, स्कीम्स के माध्यम से। संगठनिक माध्यम से क्या हुआ कि MSME विकास संगठन में IDBI बैंक बना 1964 में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, फिर स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन क्यों बोल रहा हूँ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया बना, ठीक है। फिर 1990 में सिडबी बन गया, लखनऊ में क्वार्टर है। तो ये सब हुआ संगठन के स्तर पे। इसके अलावा जो स्कीम्स बनी, PM मुद्रा योजना, माइक्रो फाइनेंस, ठीक है, जिसमें आप शिशु, तरुण, किशोर ऐसे कैटेगरी होती है। तरुण में अभी बजट 2025 में क्या कर दिया गया है कि लिमिट बढ़ा करके 20 लाख कर दी मैक्सिमम। फिर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम चला, मेक इन इंडिया चला आपका 2015-16 के नियर बाई। स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम चला 16 जनवरी 2016 से चालू। PM गति शक्ति, ठीक है। फिर PM विश्वकर्मा योजना, ये तो मंच से 2023 के भाषण में मोदी जी ने कहा था 15 अगस्त को कि PM विश्वकर्मा योजना लागू करेंगे, इसी में ही 1 लाख लखपति दीदी बनाने की। फिर आत्मनिर्भर भारत कोविड के दौरान आया, 12 मई 2020 को आया, इसमें 20 लाख करोड़ के आसपास का कॉर्पस फंड। तो वेरियस चीज़ें इसमें हुई। तो ये स्कीम्स हैं। तो ये था पूरा हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वाला। अब कुछ स्कीम्स हैं, ठीक है, उन स्कीम्स को हम पढ़ेंगे, समझेंगे। इन स्कीम्स में मतलब ये स्कीम अगर पर्टिकुलर आ जाती है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, ये आपसे आनी चाहिए। तो आप पाएंगे कि जो हम सबसे पहले स्कीम की बात करेंगे वो है PM मुद्रा योजना, ठीक है। तो PM मुद्रा योजना जो है वो क्या है? मुद्रा का फुल फॉर्म ये है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। ये PM मुद्रा योजना का क्या है? फुल फॉर्म है मुद्रा का, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस। तो ये 8 अप्रैल 2015 को क्या हुआ, ये स्कीम लॉन्च की गई 8 अप्रैल 2015 को। इसमें ये क्या ऋण प्रोवाइड करती है? MSME को, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को ऋण प्रोवाइड करती है। कैसे ऋण देती है? शिशु ऋण देती है, किशोर ऋण देती है, तरुण ऋण देती है और तरुण प्लस कैटेगरी, ये भी एड ऑन होगी। अच्छा, तो शिशु में क्या होता है कि 50,000 प्लस की अमाउंट तक का लोन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। और इसमें लाभार्थी कौन हो सकता है? जो छोटे व्यवसायी हो गए, जैसे स्ट्रीट वेंडर हो गए, ठीक है। जैसे स्ट्रीट वेंडर के लिए अलग से क्या स्वनिधि स्कीम तो आ ही गई है, ये कोविड में आई थी, लेकिन 2015 की
मुद्रा योजना है। इसमें 50,000 तक का अमाउंट दिया जाता है। स्ट्रीट वेंडर्स जो लोग हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनके लिए, किसी को ठेला लगाना है, कुछ भी लगाना है, मोमोज का ठेला लगाना है, पान का ठेला लगाना है, उनके लिए। फिर किशोर, तो किशोर में क्या है, 50,000 से 5 लाख रुपए, ठीक है। तो सीमा 50,000 से 5 लाख तक की थी। और इसमें लाभार्थी का व्यवसाय विस्तार करने वाले, मतलब व्यवसाय का विस्तार कर रहे हैं छोटे उद्योगी, तो जो कुछ इससे बड़ा डालने वाले उनके लिए है ये। फिर तरुण में आता है 5 लाख से 10 लाख तक का। तो इसमें क्या, मध्यम स्तर के जो व्यवसायी हैं उनके लिए है, मध्यम स्तर के। इसमें अपन लिख सकते हैं शिशु से बड़े, इसमें हम लिख सकते हैं छोटे व्यवसायी। फिर 10 से 20 लाख की भी नई कैटेगरी 2024 में शामिल हुई, 2024 के बजट में बोला। तो इसमें क्या था कि 10 से 20 लाख तक का ये इसमें फंड ले सकते हैं आप, जिन्होंने तरुण ऋण को चुका दिया हो। ऐसे लोग ले सकते हैं जो तरुण ऋण है, जो 5-10 लाख का, इसको जिन्होंने पेड कर दिया हो, अब वो तरुण प्लस लोन ले सकता है, ठीक। इसमें आयु सीमा क्या है, 18 प्लस का कोई व्यक्ति इसको ले सकता है, कोई भी व्यक्ति जो नॉन एग्रीकल्चरल कार्य शुरू करना चाहता है, ठीक है, खेती बाड़ी के लिए नहीं ले सकते आप। तो ये था पीएम मुद्रा योजना हमारी, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अगली स्कीम, स्टार्टअप इंडिया। आपने बहुत नाम सुना होगा इसका, स्टार्टअप इंडिया, ठीक है, नाम ही बस सुना होगा, हो कुछ नहीं रहा है। तो 16 जनवरी 2016 को, अगले साल, एक साल या अगले साल 10 साल हो जाएंगे, और अगले साल ही मेंस होगा, तो तब तक के लिए रिलेवेंट हो जाएगा। 10 साल और रुक जाएगा मेंस, तो 20 साल के लिए रिलेवेंट हो जाएगा, ठीक। तो उद्यमशीलता को प्रोत्साहन देने की बात करी गई है, एंटरप्रेन्योरशिप है। आपके अंदर कोई, आपके पास कोई आइडिया है, कि लेट सपोज आपके पास ये आइडिया है, जैसे नॉर्मल समझिए, जोमेटो जोमाटो जो भी है, तो ये क्या है, एक, ये कौन है, कस्टमर, और ये बी कौन है, बायर, सॉरी, ये बायर है, और ये सेलर है। ये कस्टमर हो गया, और ये दुकान वाला हो गया। तो अब जो बायर है ना, ये बहुत आलसी है। ये ऑफिस में खाना पीना खाया, ठीक है, घर आया, और इसको रात में बनाने का मन नहीं है, ये ऑर्डर, अब ये इसको क्या करे, कि मैं दुकान से मंगाऊंगा, तो दुकान वाला बोलेगा कि भैया बंदा नहीं है, ये थोड़ी चीज़ें बताएगा। तो ये ऐप डाउनलोड करेगा, उसको बोलेगा कि भाई मेरे को खाना खाना है, तो बोलेगा कहाँ से खाना है, तो बोलेगा यहाँ से खाना है, तो इसके तो पहुँचा देगा, डिलीवरी चार्ज ले लेगा। इट्स जस्ट, जोमेटो वाले का ना खुद का कोई होटल है, और जोमेटो वाले को ना ही कोई, क्या कहना चाहिए, जो उसके बंदे हैं उनको फीस होटल से लेकर के और बायर से लेकर के ही दे देता है, ठीक है, और खुद कमा लेता है, ये वाला सीन है। तो ये क्या, जब एक प्रकार से गिग इकोनॉमी इन्होंने बना दी, ठीक है। तो ये है, जैसे रैपिडो है, ओला है, ऑल दीज थिंग्स आर स्टार्टअप्स, ठीक है। फिर तो इसका उद्देश्य नवाचार और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, जॉब जनरेशन करना है, ठीक है, मतलब आप रोजगार मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बने, एज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाना है। ये सब स्टार्टअप इंडिया के अंदर की थी, हम ऊपर ऊपर अभी देख रहे हैं। फिर स्टैंड अप इंडिया, तो 2016 में ये आई। ये SC ST और जो वुमेन्स हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, और इसका प्रावधान ये है कि 1 करोड़ तक की फाइनेंशियल हेल्प इनमें की जाएगी इनके लिए। ये भी स्टार्टअप के लिए ही है, बट ये फोकस है SC ST और वुमेन के, ठीक। अगली स्कीम है हमारी, कौन सी, आत्मनिर्भर भारत अभियान, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत अभियान ये बहुत चर्चा में थी, आपको पता होगा, कोविड का दौर था, उस समय ये आई। और इस स्कीम्स में, मैंने आपको बताया था, जब हम 1948 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी पढ़ रहे थे, तो हमने उसमें देखा था कि तब भी ये आत्मनिर्भर बनने की बात कर रहे थे, ठीक है। और आज 2020 में भी हम आत्मनिर्भर बनने की बात कर रहे हैं, मतलब अभी तक बन नहीं पाए। तो 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट रिलीज हुआ। इसका उद्देश्य था लोकल फॉर वोकल, गुड्स एंड सर्विसेज में विदेशी निर्भरता को कम करना, फिल्म एक्सपोर्ट बढ़ाना, इम्पोर्ट कम करना, और वैश्विक सप्लाई चेन का मुख्य केंद्र बनना, कि भैया जो भी कहीं बाहर जा रहा है वो इंडिया से होके जाए, या इंडिया से जाए, इंडिया से बन के बाहर जाए, ठीक है। बाहर कोई विदेश में मेड इन इंडिया वाली चीज़ पहने, ठीक। तो इसमें क्या हुआ, आत्मनिर्भर भारत की ये भव्य इमारत 5 पिलर्स पर खड़ी है। पहला है इकोनॉमी, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा है सिस्टम, सिस्टम फाड़ देंगे, डेमोग्राफी और डिमांड, ये 5 चीज़ें हैं। अच्छा, तो अच्छे से देख लेते हैं।
ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा ना, आप बताओगे भी कैसे हो। देखो, इकोनॉमी में फोकस करना है, इंफ्रा में फोकस करना है, सिस्टम में फोकस करना है, डेमोग्राफी में फोकस करना है और डिमांड में फोकस करना है। ये 5 पिलर्स हैं। तो इकोनॉमी, तो ऐसी इकोनॉमी जो इंक्रीमेंटल चेंज नहीं, क्वांटम जंप लाए, ठीक है? समझ गए आप? थोड़ा मोड़ा नहीं, जिसमें एक दो, ऐसे एक दो ऐसे नहीं, ऐसा जंप ले, ठीक है? तो इसमें ये वाली बात की गई कि इकोनॉमी को, हमें ऐसी इकोनॉमी चाहिए, इंक्रीमेंटल जंप नहीं लाए कि इंक्रीमेंट जैसे मतलब 5% 10%, ऐसा नहीं, अच्छा खासा वाला क्वांटम। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधुनिक भारत की पहचान, ठीक है? रोड, रेलवे, ब्रिजेस बनाने, जैसे रेलवे हो गया तो वंदे भारत लॉन्च कर दी गई, ठीक है? इसके अलावा जैसे रेल, मतलब जो ब्रिजेस हैं तो अच्छे खासे ब्रिजेस बने, कनेक्टिविटी अच्छी खासी, इस तरीके से इंफ्रा डेवलप किया जाए, मेट्रो वगैरह एस्टेब्लिश की जाए, बुलेट ट्रेन वगैरह लाई जाए। ऐसा सिस्टम जो बीती शताब्दी की रीति नीति नहीं, बल्कि 21वीं सदी के सपनों का साकार करने वाली, ठीक है? तो ऐसा सिस्टम क्रिएट करेंगे जो टेक्नोलॉजी बेस्ड हो, ठीक है, और इंक्लूसिव व्यवस्था हो, जो सबको साथ लेके चले। तो टेक्नोलॉजी को फोकस करना है। डेमोग्राफी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में हमारी वाइब्रेंट डेमोग्राफी हमारी ताकत है। आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारी ऊर्जा का स्रोत है। डेमोग्राफी का मतलब ये है किसी पॉपुलेशन में कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जो काम करने लायक, मतलब 15 से 59 साल या 60 साल के कितने लोग हैं जो काम कर सकते हैं। तो इंडिया भी इस मामले में बहुत रिच है। एवरेज एवरेज एज मतलब पूरे देश की 28 है भाई साहब, तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। अच्छी खासी डेमोग्राफी है। तो हमारे पास डेमोग्राफी डिविडेंड है, लेकिन वो कब डेमोग्राफी डेफिसिट बन सकता है हमें नहीं पता। फिर डिमांड, हमारी अर्थव्यवस्था में डिमांड और सप्लाई चेन का जो चक्र है, जो ताकत है उसे पूरी क्षमता से इस्तेमाल की जानी जरूरी। तो तो भारत की मांग और पूर्ति श्रृंखला का हमें पूरे तरीके से उपयोग करना है। तो आप ये याद रखिए, इकोनॉमी, इंफ्रा, सिस्टम, डेमोग्राफी, डिमांड, ये इसके 5 क्या हैं, पिलर हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि इसके तहत कुछ घोषणाएं की गई थी, जिसमें एमएसएमई को क्या करना है, बूस्ट करना है, अच्छे खासे लेवल पे इसको बढ़ाना है। फिर 1 लाख करोड़ का एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की घोषणा की गई। प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव योजना की घोषणा की, श्रम सुधार और रोजगार को बढ़ावा की बात। तो आपने देखा होगा लेबर रिफॉर्म्स हुए, जैसे लेबर लॉज में रिफॉर्म्स हुए बहुत सारे। मैंने आपको बताया कि पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, बोनस एक्ट, ठीक है? और ये सब, इन सब चीज़ों को क्या क्या अलग अलग एक्ट थे, ठीक है? पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 था, मिनिमम 1948 का था, बोनस आपका 1965 का था। तो इनको मर्ज करके वेज ऑफ कोड बना दिया गया 2019 का, ठीक है? ऐसा। फिर वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की बात की गई, क्योंकि देखिए मतलब बिहार का मजदूर गुजरात में क्या कर रहा, नौकरी कर, अब ये यहाँ पे बीपीएल आता है, और ये बीपीएल में इधर आता है, और यहाँ पे उचित मूल्य की दुकान से पीडीएस शॉप से जा करके राशन ले सकते हैं। लेकिन जब ये यहाँ चला जाएगा तो यहाँ का पीडीएस वाला इसको राशन नहीं देगा, क्योंकि उसका राशन कार्ड यहाँ का है। तो ऐसा है कि वन नेशन वन राशन कार्ड से भाई तेरे पास, तो बिहार का है या तमिलनाडु का है, तो उस समय अगर कहीं और है तो वहाँ से भी तो राशन ले सकते हैं। इट्स काइंड ऑफ पोर्टेबिलिटी। जैसे आप जियो से एयरटेल में जाना चाहते हैं तो आपको सुविधा है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, ठीक है? तो ये घोषणाएं हुई थी इसमें, आपके आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मोटा मोटी 20 लाख करोड़ का अच्छा खासा फंड घोषित किया गया था। तो ये है हमारा आत्मनिर्भर भारत अभियान, ठीक है? जिसमें बात जो 12 मई 2020 को चालू हुआ, और उसमें 5 पिलर थे और ये सब घोषणाएं की गई। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं पीएम गति शक्ति योजना के बारे में। पीछे जो मैंने योजनाएं बताई थी उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आप पाएंगे कि 13 अक्टूबर 2021 को पीएम गति शक्ति योजना लॉन्च हुई। अच्छा, इसमें क्या था कि पूरे देश में एक निर्बाध मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी नेटवर्क तैयार करना है, और इसके तहत विमानन क्षेत्र को, रेलवे को, सड़कों को जैसे परिवहन के अन्य साधनों के साथ एकीकृत किया जा रहा है। मतलब पूरे देश में एक निर्बाध मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी तैयार करना है मकसद, ठीक है? कि भाई लेट सपोज क्या होता है, जैसे कि क्या हुआ कि ये एक सड़क है, सड़क बनने वाली है, अभी सड़क बनी, तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हाई बोल रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ हाईवे हो गया, वो इन्वॉल्व है। लेकिन चलिए मान लीजिए कि अब
ऐसा है कि इसके नीचे से बीएसएनएल की लाइन गई है, इसके नीचे से पानी की पाइपलाइन गई है। तो अब ये मिनिस्ट्री ऑफ जो हाई रोड ट्रांसपोर्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, और आपका मिनिस्ट्री ऑफ क्या हो गया, टेलीकम्युनिकेशन है। अब इन तीनों का आपस में कोलैबोरेशन नहीं होगा, ये रोड बन जाएगी तो बाद में ये वाटर वाला बोलेगा कि अरे हमको यहाँ से ये निकालना था, या इसको इसको रिफॉर्म करना था, या इसमें कुछ साफ सफाई करनी थी, तो भैया अब रोड खोदो। या तो फिर रोड खोद देंगे, फिर रोड बन जाएगी। फिर टेलीकम्युनिकेशन वाला आया, बोले नहीं नहीं भाई, हमारी बीएसएनएल की लाइन भी निकालना है। तो ऐसे में तो ये बंटाधार हो जाएगा। तो इन सब सिचुएशनों से बचने के लिए पीएम गति शक्ति योजना है, जिसमें मिनिस्ट्रीज कोलैबोरेट कर ली, ठीक है, और मिनिस्ट्रीज कोलैबोरेट करके क्या करिए, एक इंटीग्रेशन कर, एक अंडरस्टैंडिंग बना ली कि भाई हम जिस जगह पे हमें ऐसा लगेगा कि एक क्लैश होने वाला है, जिस जगह पे ऐसा लगेगा हम जो काम कर रहे हैं उसके दरमियान किसी दूसरी मिनिस्ट्री का कुछ नुकसान हो सकता है या फिर कुछ हो सकता है, तो हम आपस में कोलैबोरेट करके काम करेंगे। दैट इज पीएम गति शक्ति योजना, तो 13 अक्टूबर 2021 को लॉन्च हुई, ठीक है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, एज ऑफ डूइंग बिजनेस, रोजगार सृजन इसका उद्देश्य है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, पिलर्स वगैरह आगे देखिए क्या विशेषताएं हैं। रियल टाइम मॉनिटरिंग करना है इसको, ठीक है। रियल टाइम मॉनिटरिंग का मतलब ये होता है कि भाई ये सड़क यहाँ से यहाँ तक बननी थी, ठीक है, 2 दिन में, आज पहला दिन था, यहाँ तक बन गई कि नहीं बनी, फिर रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी, कितनी बनी कितनी नहीं बनी। फिर सिंगल विंडो, ठीक है, क्लियरेंस मिलेगा तो भाई मान लीजिए कि एक ये ऑफिस है, एक ये ऑफिस है, एक ये ऑफिस, ये 5 किलोमीटर दूर है, ये 50 किलोमीटर दूर है। अब ये एक बंदा है, इसको इन तीनों ऑफिस में जाना है, इन तीनों ऑफिस में अगर वो नहीं जाएगा, किसी भी एक जगह नहीं जाएगा तो उसका काम रुक जाएगा। तो ऐसे में वो क्या कर सकता है, ऐसे में अगर कोई सुविधा मिल गई कि ये तीनों जो है आकर के यहीं पे बैठ जाएं, और ये बंदा जो है इन तीन अलग जगह ना जाकर के सिर्फ इस जगह पे चला जाए, काम हो जाएगा। दैट इज सिंगल विंडो क्लियरेंस। फिर 2024-25 में 100 लाख करोड़ का निवेश हुआ, ठीक है, इस चीज़ में। फिर 11 औद्योगिक गलियारों का विकास, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का डेवलपमेंट, ये सब इसकी विशेषताएं हैं भाई साहब। इसके अन्यत्र आप इसके लाभ देखेंगे तो समय की बहुत बचत होगी, होगी ना। आप समझिए कि अगर भाई ये रोड बन रही थी, अब ये रोड बन गई, 5 साल में रोड बनी, कि बीएसएनएल वाले ने आके बोला अपनी लाइन निकालनी है, तो उसमें 1 साल लग गया, फिर 1 साल बाद रोड बनी, ठीक है, फिर उसके बाद पाइप लाइन वाले आ गए, फिर उन्होंने उखाड़ा, 1 साल लग गए, फिर 1 साल बाद रोड बनी, तो ये 5 4 9 साल तो लग गए ना। वही समय बचा ना इस इन सब हो जाने से, अगर इंटीग्रेशन हो गया तो। फिर कम लॉजिस्टिक्स खर्च होगा, बिल्कुल। किसानों और इंडस्ट्रियल यूनिट्स को लाभ मिलेगा इससे, बिल्कुल मिलेगा, और जॉब जनरेशन भी होगी। तो ये सब था। अब इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं जो इसके पिलर्स बनते हैं, या फिर इसके जो गति शक्ति मास्टर पिलर्स देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ पिलर्स हैं, फिर आगे उसमें देख। इसके पिलर्स क्या हैं, कॉम्प्रिहेंसिवनेस। कॉम्प्रिहेंसिवनेस का मतलब क्या है कि भाई एक अलग अलग जगह पे, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव, आप समझ रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिवनेस का मतलब क्या होता है कि भाई जो बटा हुआ है उसे हम क्या करें, एक साथ बना के रखें। फिर सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है, अलग अलग ना रहो भाई, और इसको सिंक कर देते हैं हम कि अलग अलग जगह ना जाके आप एक ही जगह जाएं, ठीक है। फिर एनालिटिकल, तो इसके बाद फिर प्रायोरिटाइजेशन, किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी है, ऑप्टिमाइजेशन, और डायनेमिक, ये इसके 6 पिलर्स हैं। थोड़ा सा अगर इसको मैं एक्सप्लेन करूँ तो आप यहाँ पाएंगे कि जो 6 पिलर हैं पीएम गति शक्ति के, इसमें कॉम्प्रिहेंसिवनेस, इसका मतलब क्या है, इंटीग्रेटिंग ऑल एग्जिस्टिंग प्लान इनिशिएटिव्स ऑफ वेरियस मिनिस्ट्री। तो हर जो वेरियस मिनिस्ट्रीज हैं उनके जो प्लान हैं, प्लान इनिशिएटिव्स हैं, जो प्लान इनिशिएटिव जो प्लान हो चुके हैं उनको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो ऑल एग्जिस्टिंग और प्लान्ड, जो एग्जिस्ट भी कर रहे हैं और जो प्लान्ड हैं जो बन होने, ठीक है। फिर प्रायोरिटाइजेशन, इनेबलिंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स टू प्रायोरिटाइज देयर प्रोजेक्ट्स थ्रू क्रॉस सेक्टोरल इंटरेक्शन। मतलब अपने जो मिनिस्ट्रीज हैं वो अपने जो डिपार्टमेंट्स हैं वो क्या करें, प्रायोरिटाइज करें प्रोजेक्ट को, ऐसे प्रोजेक्ट को जो एक दूसरे मिनिस्ट्रीज को, इन सबको क्रॉस करने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए कहीं पे रोड बन रही है और यहाँ से रेलवे के फाटक भी जा रहे हैं। अब जो ये रेलवे लाइन जा रही है तो इसके ऊपर से ब्रिज बनाना है, तो ब्रिज बनाना तो कुछ दिन के लिए
कुछ घंटे के लिए से ये रूट तो बंद करना पड़ेगा। तो उस लिए क्या करना है, प्रायोरिटाइजेशन करना है कि भाई हम दोनों का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, इनका क्या होने वाला है, क्लैश होने वाला है। तो ये अपनी अपनी प्रायोरिटी सेट कर लें। ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन में क्या आएगा, असिस्ट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज इन प्लानिंग फॉर मॉडिफिकेशन, एक्सपांशन, न्यू प्रोजेक्ट आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल, ठीक है। फिर सिंक्रोनाइजेशन, प्रोवाइडिंग विजिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल डिपार्टमेंट। तो वही समझिए, वही चीज़ बोल रहा है ये कि कोऑर्डिनेशन करिए आप प्लानिंग करने से पहले अलग अलग मिनिस्ट्री से। फिर एनालिटिकल, प्रोवाइडिंग द एंटायर डेटा इन वन प्लेस विद जीआईएस बेस्ड स्पेशल प्लानिंग एंड एनालिटिकल टूल। कि भाई जैसे मान लीजिए ये सड़क बन रही है तो इसकी मैपिंग करके जीआईएस में इसकी मैपिंग होनी चाहिए, ठीक है। फिर डायनेमिक, हेल्पिंग इन आइडेंटिफाइंग द वाइटल इंटरवेंशन फॉर इन्हांसिंग एंड अपडेटिंग, ठीक। तो इसके 6 पिलर हैं, ये आपको याद रखना है। मैं आपको इसके गति शक्ति का मास्टर प्लान अगर आपको समझा दूँ वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे रोडवेज है, कैपेसिटी टू बी इंक्रीज, तो रोडवेज फोकस करा गया है। रेलवेज ट्रांसपोर्ट कार्गो कैपेसिटी टू बी इंक्रीज टू 1600 टन बाई 25 फाइनेंशियल 25, ठीक है। तो जो हमारा रेलवे ट्रांसपोर्ट जो होता है, जैसे आप देखेंगे कि हर जगह मोस्टली 3 लाइन बना दी जाती है, जिसमें बीच वाले में गुड्स चलती रहती है और ये अप और डाउन के लिए तो रहती है। तो बहुत सारी जगहों पे तो 2 लाइन है। तो 1600 टन का क्या करना है, रेलवे ट्रांसपोर्ट कार्गो कैपेसिटी को इंक्रीज करना है 1600 टन तक, ठीक है। रिन्यूएबल कैपेसिटी टू बी इंक्रीज टू 225 गीगावाट बाय फाइनेंशियल 20, 225 गीगावाट, मतलब कैपेसिटी को इंक्रीज करना 225 गीगावाट तक। अराउंड 200 न्यू एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स एंड वाटर एरोड्रोम्स इनविजन किए गए हैं। एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स, ये सब चीज़ें। फिर उसके बाद ट्रांसमिशन नेटवर्क टू बी इंक्रीज 4,55,200 सर्किट किलोमीटर, ठीक है, ट्रांसमिशन नेटवर्क। इसके अलावा 4G कनेक्टिविटी फॉर विलेजेस फाइनेंशियल 22 अराउंड 20 न्यू मेगा पोर्ट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इस गति शक्ति मास्टर प्लान के अंदर में थी जो हमने देखी। कुछ चैलेंजेस हैं कि विभिन्न मंत्रालयों में क्या कोऑर्डिनेशन की कमी है, और जो भूमि अधिग्रहण है उसमें देरी होती है, निजी निवेश का धीमा सहयोग होता है और वित्तीय बोझ जो है समस्या बनता है, ठीक। इसके अलावा हमारे पास कुछ और स्कीम है जिसमें पीएम विश्वकर्मा योजना है। तो पीएम विश्वकर्मा योजना आप देखेंगे कि मोदी जी ने घोषणा की थी इसकी, कहाँ से, लाल किले से, और 17 सितंबर 2023 को। 17 सितंबर को तो मोदी जी का जन्मदिन भी होता है और 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती भी। तो विश्वकर्मा जी जैसे आप समझिए कि लोहे पे जितनी जगह होती हैं जहाँ जैसे आयरन स्टील हो गया, जब माइंस हो गई, कुछ भी हो गया, तो वहाँ पे विश्वकर्मा जी का पूजा होता है, भंडारा होता है, ठीक। जब द्वारका में नगरी बनानी थी कृष्ण जी को, तो उन्होंने विश्वकर्मा जी से कहा, विश्वकर्मा जी इंजीनियर है काइंड ऑफ, ठीक है। तो दैट इज लिंक्ड विथ स्किल, ठीक है। तो एमएसएमई मंत्रालय के अंडर में पीएम विश्वकर्मा योजना जो है लागू हुई, और जैसे इसमें क्या हुआ कि इसका उद्देश्य ये है कि जो पारंपरिक कौशल को संरक्षित करना, तो ट्रेडिशनल स्किल है ना उनको प्रिजर्व करना, जैसे मछली पकड़ना हो, इट्स अ स्किल, ठीक है। तो अभी मैं एक दिन पोस्ट ऑफिस गया था, तो उसमें वहाँ देखा मैंने कि एक व्यक्ति था, उसके पास पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत क्या आया हुआ था कि मछली के जाले आए हुए थे। फिर उसके बाद मछली को जैसे कांटे में फंसा करके वो देते हैं, खाना चारा देते हैं, वो आया हुआ था। साथ ही में ब्रश आया हुआ था जिससे मछली को क्लीन करते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें, मतलब लगभग 20-25 उसमें अच्छा बड़ा सा कार्ड। तो वो एक एग्जाम्पल हुआ। इसके अलावा कोई कारपेंटर है, तो कोई कारपेंटर है, उसके पास लेट सपोज अमाउंट नहीं है, तो सामान भी नहीं, लेकिन उसके पास स्किल है, तो उसको क्या है कि वो सामान प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें उसको जितने भी कारपेंट्री में जितनी चीज़ें यूज होती हैं वो सब प्रोवाइड कराई, ताकि वो लेकर के अपना काम करने जा सके। इसके अलावा लेट सपोज किसी को पेंटिंग में इंटरेस्ट है, तो उसको ब्रश वगैरह, पेंट वगैरह प्रोवाइड कराया जाए, और वेरियस चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। तो पारंपरिक कौशल को क्या करना, संरक्षित करना, जॉब जनरेशन करना, मॉडर्नाइजेशन के माध्यम से कारीगरों को सशक्त करना है, ठीक है।
और बाजार संपर्क को बढ़ावा देना है। ये सब चीज़ें इसमें शामिल हैं। फिर आप इसके प्रावधान अगर कुछ देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें फाइनेंशियल हेल्प की जाती है। क्या फाइनेंशियल हेल्प की जाती है कि 1 लाख, ये लिखा ना यहाँ पे पहला है, 1 लाख तक सब्सिडी युक्त ऋण दिया जाता है, जिसमें 5% ब्याज सहित। तो 1 लाख तक सब्सिडी युक्त ऋण देना 5% ब्याज सहित। इसके अलावा 15,000 की प्रारंभिक सहायता भी दी जाती है। फिर स्किल ट्रेनिंग दी जाती है, 15 दिन की मुफ्त ट्रेनिंग भी दी जाती है कि भाई चलो ठीक है तुमको आता है ठीक है, लेकिन फिर भी हम दे देते हैं। फिर सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जाता है। फिर ब्रांडिंग और मार्केटिंग, तो अमेजोन फ्लिपकार्ट में जैसे लेट सपोज कोई बढ़ई है और उसने बस अच्छी स्किल है तो उसने कुछ अच्छा बनाया और फिर उसके बाद उसको वो मार्केटिंग करनी है, उसको बेचना है, तो अमेजोन फ्लिपकार्ट के माध्यम से प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कराती है। फिर उसके बाद पेंशन और सोशल सिक्योरिटी जैसी चीज़ें भी इसमें इंक्लूडेड हैं। इसमें आप पाएंगे कि 18 प्रमुख व्यवसायों को फोकस किया गया है और 2024 तक 5 लाख कारीगरों को इससे लाभ पहुंचा। तो अच्छी स्कीम है, अगर आपके पास कोई कोई स्किल है तो आप इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको इसमें बताऊं कि कौन कौन सी स्किल शामिल है तो आप पाएंगे पीएम विश्वकर्मा योजना स्किल लिस्ट। तो आप इसमें पाएंगे कि जैसे कि हिंदी में आ जाओ, हाँ, जैसे नाव निर्माता है, कोई शस्त्र निर्माता है, कोई ताला बनाने वाला है, कोई मोची है, टोकरी बनाने वाला, ठीक है, कोई नाई है, कोई खिलौना बनाने वाला है, कोई गुड़िया बनाने वाला है, कोई माला बनाने वाला है, जैसे धोबी हो गया, दर्जी हो गया, मछली पकड़ने के जाल का निर्माता था। फिर जैसे लकड़ी आधारित, तो बढ़ई, नाव निर्माता, टोकरी, चटाई, झाड़ू निर्माता, नारियल की जटा बनाकर, जटा बुनकर, और गुड़िया और खिलौना निर्माता। फिर कवच निर्माता जो लोहे से संबंधित है, लोहार हो गया, हथौड़ा और टूल किट निर्माता, ताला बनाने वाला। फिर स्टोन आधारित भी हैं, जैसे कोई मूर्तिकार हो गया, पत्थर तराशने वाला हो गया, पत्थर तोड़ने वाला हो गया, राजमिस्त्री हो गया, सब चीज़। फिर कोई सोना चांदी बेस्ड है तो गोल्ड स्मिथ, सुनार हो गया उसके लिए। फिर कुम्हार हो गया, जैसे आपसे मटका अच्छा से बनाते आ रहा है, कुछ भी आ रहा है तो उसके लिए हो गया। मोची हो गया, चर्मकार जूता बनाने वाला, जूते कारीगर। नाई हो गया, माला निर्माता, जैसे कोई नाई हो गया तो उसको सीजर्स मिलेंगे, उसको कंघी मिलेगी, उसको शेविंग करने के लिए, शेविंग करते हैं जो ब्रश मिलेगा, रेजर मिलेगा। फिर माला निर्माता हो गया, फिर धोबी हो गया, दर्जी हो गया, मछली पकड़ने का जाल बनाना। ये सब इसमें आप पाएंगे, इस तरह की चीज़ें शामिल हैं। बहुत अच्छी स्कीम है, बहुत ही अच्छी स्कीम, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। पर समस्या है कि मेरे पास कोई स्किल नहीं है ऐसी, ठीक है, और जो है उसको दे नहीं रहे हैं। ठीक है भाई साहब, अब आते हैं एमएसएमई में। तो एमएसएमई में अभी क्या हुआ है, चेंज हुआ है, थोड़ा सा क्लासिफिकेशन में चेंज हुआ। तो न्यू एमएसएमई क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया एज पर यूनियन बजट 2000। अब पाएंगे कि करेंट इन्वेस्टमेंट और रिवाइज। तो जो करंट है अब तो बदल गया, अब तो ये हो गया, रिवाइज हो गया। तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट लिमिट के हिसाब से और टर्नओवर लिमिट के हिसाब से दो कैटेगरी बनाई है। पहले क्या होता था, 1, 10, 50 इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। अगर आपने 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया है तो आप माइक्रो एंटरप्राइज हैं। आपने 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी तो आप स्मॉल हैं। और अगर आपने 50 करोड़ तक की करी है तो आप क्या है, मीडियम है। अच्छा, वहीं अगर हम देखें कि टर्नओवर की बात करें तो अगर आपने 5 करोड़ का टर्नओवर हासिल किया तो आप माइक्रो हैं। अगर आपने स्मॉल 50 करोड़ तक का किया तो आप स्मॉल हैं। और अगर आपने 250 करोड़ तक का टर्नओवर हासिल किया तो आप मीडियम एंटरप्राइज। ठीक, लेकिन अब हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन तो बदल गया है, अमाउंट वगैरह सब चेंज हो गए हैं। तो हुआ ये कि रिवाइज इन्वेस्टमेंट लिमिट ये हो गई है कि 2.5 करोड़ अगर है, ठीक है, तो 1.5 करोड़ का क्या हुआ, एड ऑन हुआ है। तो 2.5 करोड़ अगर अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आप माइक्रो एंटरप्राइज हैं। फिर अगर आपने इसमें 15 करोड़ हो या 25 करोड़ तक का किया है तो आप स्मॉल हैं। फिर इसमें सीधे सीधे कितना बढ़ा दिया है, 75 करोड़ बढ़ा दिए। तो आप 125 करोड़ तक अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आप मीडियम एंटर। वहीं अगर आप देखेंगे कि अगर आपने 10 करोड़ तक का टर्नओवर हासिल किया तो आप माइक्रो एंटरप्राइज हैं। आपने 100 करोड़ तक का टर्नओवर हासिल किया तो आप स्मॉल एंटरप्राइज हैं। और आपने अगर 500 करोड़ तक का किया मीडियम एंटरप्राइज। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 2.5, 25, 125, 2.5, 25 ऐसे लिख दो, ऐसे बना दो।
ऐसे में लिखो 2.5 बस ऐसे, देखिए हम लिख दूंगा 2.5 25 125, ठीक है। फिर टर्नओवर में 10 100 500, ठीक, समझ गए। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर मैं कुछ, जैसे हमारे जीवन में बहुत से लोगों का योगदान होता है ना, तो हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे हमारे देश में MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम, सूक्ष्म मध्यम और लघु उद्योग का जो बहुत योगदान है, तो आप पाएंगे कि भाई साहब GDP में लगभग लगभग 30% का योगदान। दूसरा आप पाएंगे कि जॉब देने में, ठीक है, लगभग लगभग 12 करोड़, ठीक है। और हम देखें कि कुल गैर कृषि क्षेत्र का 31% जॉब तो सिर्फ यही दे रहे हैं। तीसरा आप पाएंगे कि जो एक्सपोर्ट है, तो 48% जो एक्सपोर्ट है वो ये कर रहे हैं, और इस 48% का 67% जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू, और 33% जो है वो आपका सेवा के थ्रू आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा चौथा अगर हम देखें तो समावेशी विकास, ये चौथा इसका डेवलपमेंट हुआ, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। और पांचवा हम देखें कि GST कलेक्शन, ठीक। तो पांचवा GST कलेक्शन जो है ये हुआ है। तो समावेशी विकास में, समावेशी विकास बोल रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें MSME का इतना योगदान है, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये सब समझ में आया होगा। एक बार पीछे मुड़ के देखते हैं, देखना तो नहीं चाहिए पर पीछे मुड़ के एक बार देखते हैं, तो याद भी पता तो रहे कि पीछे पढ़ा क्या है। पीछे सब हमने पढ़ा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्या होता है। तो हमने ये देखा कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है कि भैया जो ट्रेडिशनल माध्यम से गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वो करके मॉडर्न टेक्नोलॉजी अपनाई जाए, और उसके माध्यम से फिर तकनीकी का यूज करके क्या किया जाए, इंडस्ट्री डेवलपमेंट किया जाए। तो बिफोर फ्रीडम आफ्टर फ्रीडम में बांटा। बिफोर फ्रीडम में क्या सीन था कि आज़ादी के पहले जो अंग्रेजों ने थोड़ा बहुत इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया, उसके बारे में पढ़ना था। तो 1772 में कोल माइंस बना दी रानी ने, इसमें पहली देश में मॉडर्न मिल जो है वो वेस्ट बंगाल में बनी। 1854 में फर्स्ट सूती कपड़ा मिल बनी मुंबई में, आवास जी डावर के द्वारा। 1855 में जूट इंडस्ट्री आई वेस्ट बंगाल में। 1807 में जमशेद रतन जमशेद जी टाटा जी जो थे, उन्होंने टिस्को स्टैब्लिश किया। 1937 में फर्स्ट कारखाना वेस्ट बंगाल आसनसोल में बना, ठीक। आज़ादी के बाद फिर क्या हुआ कि भाई 5 ईयर प्लान के थ्रू, स्कीम्स के थ्रू, लॉ के थ्रू, पॉलिसी के थ्रू हमने क्या किया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया। 5 ईयर प्लान में फर्स्ट वाले में क्या किया हमने, सूती कपड़ा, चीनी, चमड़ा, इन सब के ऊपर फोकस किया। सेकंड में क्या हुआ, स्टील प्लांट्स बने बहुत सारे, जिला में, जैसे भिलाई में, दुर्गापुर में। फिर थर्ड वाले में क्या हुआ, बोकारो स्टील प्लांट, भेल बना। फिर 80 से 85 के बीच में हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का बहुत तेज विकास हुआ, कंप्यूटर फोकस किया। फिर 92 97 में LPG का दौर आ गया, तो ओपन हो गई, FDI का फ्लो बढ़ा, मेजर इंडस्ट्रीज इंडिया में आई, ये सब। मारुति की बात, मारुति सुजुकी जैसे चीज शुरू हो गई। फिर 12 5 ईयर प्लान में 2012 से 17 में जो चला, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ज़्यादा विस्तारित किया गया और जॉब जनरेशन पे बल दिया गया, ठीक। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो कुछ लॉ बना करके चीज़ें, GST आया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 आया, पेरा की जगह फेमा आया, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिवाइज रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता की अवधारणा आई। कंपनीज एक्ट 1956 को चेंज करके कंपनीज एक्ट 2013 बना। 100% FDI की अनुमति वेरियस सेक्टर्स में, ठीक है। फिर इसके तक बाद अब हम पॉलिसी के माध्यम से, तो हमने लास्ट लेक्चर की पॉलिसीज जो पढ़ी थी, 48 56 77 80 और 1991 इंडस्ट्रियल पॉलिसी, तो उन पॉलिसियों के माध्यम से भी इंडस्ट्रियल, फिर स्कीम के माध्यम से तो PM मुद्रा योजना, रोजगार सृजन कार्य, आत्मनिर्भर भारत योजना, ठीक है, मेक इन इंडिया भी इसमें शामिल कर लीजिए, मैंने लिखा, ठीक। इन
ये स्कीम आई। इस संगठन के माध्यम से तो एमएसएमई विकास संगठन बना, आईडीबीआई बैंक बना 1964 में, सिडबी बना 19 के माध्यम से भी चीज़ें हुई। फिर हम स्कीम्स देख रहे थे तो हमने पीएम मुद्रा देखी, जो माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी है, एमएसएमई ऋण प्रोवाइड कराती है और शिशु किशोर तरुण और तरुण प्लस कैटेगरी लोन देती है, कोई भी 18+ वाला। स्टार्टअप इंडिया आया 2016 को, और इसका उद्देश्य था कि एंटरप्रेन्योरशिप को प्रोत्साहित स्टार्ट करो, रोजगार सृजन करो और एज ऑफ डूइंग बिजनेस को। स्टैंड अप इंडिया आया, स्टार्टअप इंडिया जैसा ही था, बस जीएसटी वुमेन को प्रायोरिटी दी गई है लोन देने में, 1 करोड़ तक की वित्तीय सहायता की बात करें। ठीक। फिर आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम आया कोविड के दौरान 12 मई 2020 को आया। उसका उद्देश्य था लोकल फॉर वोकल, गुड्स एंड सर्विसेज में विदेशी निर्भरता को कम करना और ग्लोबल सप्लाई चेन का मेन फोकस सेंटर बना। ठीक है, इसमें 5 पिलर थे: इकोनॉमी, इंफ्रा, सिस्टम, डेमोग्राफी, डिमांड। इसमें कुछ घोषणाएं हुई, एमएसएमई को बढ़ाना है। 1 लाख करोड़ का एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को लेकर के बनाया है। 2 वीडियो हैं इसके, 2 पार्ट में, बहुत अच्छा। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। फिर प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिवाइज स्कीम लॉन्च की गई, श्रम सुधार कार्यक्रम बने, श्रम सुधार हो जैसे कि आप बहुत सारे शामिल, और बोनस एक्ट था। ठीक है, और चौथा याद क्यों नहीं आ रहा मुझे, पेमेंट ऑफ वेजेस में पेमेंट मिलता है। ठीक है, देख लेंगे इन सबको एक एक करके कोडिफाई करके, वेजेस ऑफ कोड ऑफ वेजेस, ऐसा एक कानून 2019 का। फिर वन नेशन वन राशन कार्ड और आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना आई। ठीक, इसके अलावा पीएम गति शक्ति योजना आई, जिसमें वेरियस जो मिनिस्ट्रीज थी उनको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना। फिर अक्टूबर 2021 को आई है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिवनेस, सिंक्रोनाइजेशन, एनालिटिकल, डायनेमिक और प्रायोरिटाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन, ऐसी 6 पिलर हैं इसके। फिर विश्वकर्मा योजना आई, जो एमएसएमई मंत्रालय ने लॉन्च की, ये भी ध्यान रखना। मुद्रा स्कीम किसने लॉन्च करी है, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लॉन्च करी है। और पीएम विश्वकर्मा योजना जो है एमएसएमई मंत्रालय ने, ये याद रखिए। ठीक है, तो इसके अलावा इसमें 17 सितंबर 2023 को लॉन्च की विश्वकर्मा जयंती के दिन। हर साल विश्वकर्मा जयंती 17 सितंबर को मनाई जाती है। ठीक है, एमएसएमई मंत्रालय की योजना है, और मैंने आपको बताया है कि पारंपरिक कौशल को प्रोत्साहन देते हैं, और 18 प्रमुख व्यवसायों को इसमें फोकस किया गया है: कढ़ाई, कुम्हार, मोची, नाई। ठीक है, इसके अलावा लोहार हो गया, इसके अलावा जैसे हाँ कोई मूर्तिकार है, मूर्ति तराशने का, वेरियस लोग हैं जो पैसा ले सकते हैं और अपना काम शुरू कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था एमएसएमई में क्लासिफिकेशन बदला है, कि अगर आपका क्या कहना चाहिए, माइक्रो स्मॉल मीडियम का क्लासिफिकेशन बदला है। अगर आप 2.5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है तो आप माइक्रो हैं, आपका करोड़ तक का स्मॉल है, और उसके अलावा आपका 125 करोड़ का तो आप मीडियम है। वहीं अगर टर्नओवर के हिसाब से देखा जाए तो माइक्रो वाले का कितना है, 10, स्मॉल वाले का 100 करोड़ और मीडियम वाले का 500 करोड़। तो ये आपको ध्यान रखना है। मिलेंगे अगले लेक्चर में इंडिया के बारे में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस